जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 की तैयारियां सबकी शुरू हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट एंड पर आ चुकी होंगी और यही पेपर को मॉडरेट बनाते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार एग्जाम का पैटर्न जो है वो पहले जैसे हो चुका है, तो 10 लाख के बीच में कंपटीशन होगा और इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। और कोशिश करो कि हर दिन जितने क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जितना क्वेश्चन आने वाला है 180 क्वेश्चन, तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व हो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शिप्रा तिवारी, नीट बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 की तैयारियां सबकी शुरू हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट एंड पर आ चुकी होंगी। और अगर नहीं भी आई होंगी तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने में, शुरुआत करने में कभी देरी नहीं होती अंटिल आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हो। सब लोगों ने अलार्म सेटअप कर लिया होगा, अपना टाइम टेबल बना लिया होगा, धड़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे सब। पर दिमाग के पिछले हिस्से पर एक चीज चल रही है कि क्या लास्ट ईयर की तरह जो पेपर आया वो आसान ही होगा या थोड़ा टफ होगा? क्या कट ऑफ होगा? क्या लास्ट ईयर के जैसे इतनी सारी धांधली हुई क्या इस साल भी होंगी? क्या इस बार भी रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा? तो इस वीडियो में आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप लोगों ने यूट्यूब पे फ्लोट होते हुए बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा कि इस बार पेपर हार्ड आएगा। चलिए सबसे पहले इस चीज के एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया बेटा, बहुत बार समझाया है और आज एक बार फिर समझाती हूं। चलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जब भी हम बोलते हैं कि पेपर हार्ड आएगा तो ये बात याद रखिएगा, मैं आपको कई बार समझाती हूँ, ये नॉर्म्स ही नहीं है। पेपर, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर लेवल डिसाइड हो चुका है कि इस लेवल का पेपर आएगा तो उसी लेवल का पेपर आता है। आपको पता होना चाहिए कि एनटीए कभी भी टफ पेपर जो है सेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं होते। और इंडिया में इस बार आपको पता, हर बार ही 20 लाख से ऊपर बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं। और अगर मान लो 20 लाख बैठ ही गए, ठीक है, हम वैसे तो बैठते नहीं है, पर अगर मान लो 20 लाख बैठ ही गए और 10 लाख के पास रिसोर्स अच्छा नहीं था, तो 10 लाख के बीच में कंपटीशन होगा और इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। तो आपका पेपर इन शर्तों की वजह से कि हर बच्चे को कंपटीशन का बराबर मौका मिले, कभी भी पेपर टफ नहीं बन सकता। पर याद रखिए कि पेपर मॉडरेट हो सकता है। और मॉडरेट क्या होता है ये आपको आज मैं बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर शब्दों में समझाने वाली हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मॉडरेट मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाएगा और इतना क्लिष्ट आ जाएगा, इतना टफ आ जाएगा कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपका जो पेपर है वो इजी जैसा ही होगा, हल्का 19-20 होगा लास्ट ईयर जैसा, मैं पहले भी बता रही हूं। आपका पेपर मॉडरेट लेवल का हो सकता है। जब भी हम बात करते हैं कि मॉडरेट का मतलब क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट? मॉडरेट का मतलब ये है कि उस पेपर में असर्शन रीजन का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ रहेगा, उस पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा, उस पेपर में टेबल वाले क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, उसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा। ये होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर हमने कोई टफ लैंग्वेज का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ये तो आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों में लास्ट ईयर जो है 19 से 20 सवाल सिर्फ टेबल वाले आए थे और इस बार भी असर्शन रीजन ज्यादा होगा बेटा। इस बार भी टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। टेबल वालों से तो पता नहीं एनटीए को क्या ही प्यार है, इन टेबल वालों को तो करके ही जाना। लास्ट ईयर का पेपर खोल के देख लो, टेबल ही टेबल उसमें भरी हुई थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका नंबर बढ़ा हुआ रहेगा और यही पेपर को मॉडरेट बनाते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार एग्जाम का पैटर्न जो है वो पहले जैसे हो चुका है, तो यहां पर इनको करने में हमारा जो है समय जाएगा। तो कृपया करके, और आपको पता है कि अब 3 घंटे 20 मिनट की जगह 3 घंटे हो चुका है, तो कृपया करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको कि पेपर टफ आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता, लिखवा दो, कहीं स्टैंप पे लिख देती हूं मैं, ठीक है। पेपर इजी होगा, इजी से हल्का थोड़ा 19-20 मॉडरेट हो सकता है, टफ या ओवर मॉडरेट और या तो टफ रेंज पे जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम आखिरी 30 दिन में क्या कर ले बेटा, मेरा राम बाण सकते हैं, सुन लेना। इतने बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सामने आके माइक में खड़े होके, कैमरे के सामने खड़े होके बोले कि मैं सिलेक्ट हुआ, शिप्रा मैम से पढ़ा हूं। जरूरत नहीं है। मैं आप बोल रही हूं, आप मान लोगे तो आप फायदे में रहोगे और अगर आप नहीं मानोगे तो अब आप अपने लाइफ की कमान अपने हाथों में खुद लोगे। मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको बोलना और वो मैं आखिरी दम तक करती रहूंगी। अब आपके ऊपर है कि उसको मानते हो नहीं मानते हो। अगर मान लोगे तो पार हो जाओगे और अगर नहीं मानोगे तो आज
डार्विन के रूल के हिसाब से या तो यहीं रह जाओगे या तो माँ बाप कोसते रहेंगे और आखिरी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज जो टिप्स आपको बता रही हूँ याद रखना कि आखिरी में जब आप में पेपर दोगे तो यही टिप्स आपके काम आएंगी। फॉलो इनको करोगे और लास्ट में याद करोगे। चलो, सबसे पहले जो है ना, अपने नोट्स को फॉलो करिए। जो भी नोट्स आपने खुद बनाए हैं, ठीक है, अपने जो भी आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं बेटा, कृपया करके उनको फॉलो करिए। मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ कि कृपया करके अपने हैंड रिटन नोट्स को बेटा बहुत अच्छे से फॉलो करिए। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, वो जीवन की कुंजी होते हैं। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं कृपया करके उनको फॉलो करिए। आखिरी 30 दिन में आपके पास जो भी नोट्स है उन्हें फॉलो करिए, बार बार पढ़िए। आपके नोट्स आपसे लिखे हुए होने चाहिए और एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। अब साल भर में आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तब आप टीचरों के नोट्स लीजिए, पर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि हर बच्चे को अपने नोट्स स्वयं बनाने चाहिए हैं। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं उनसे बना लो, पर बनाओ खुद। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं 2 से 5, ये 2 से 5 क्या है, इसके बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है। इस बीच हर दिन इतने ही घंटे प्रैक्टिस करिए। जो बच्चा इस समय पर भी आज के दिन आज से नहीं प्रैक्टिस कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो हार्श ट्रूथ है बेटा। तो 2 से 3 घंटे मतलब 2 से 5 आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी, बांध लो। और कोशिश करो कि हर दिन जितने क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जितना क्वेश्चन आने वाला है 180 क्वेश्चन, तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व हो। और 3 घंटे में जो बच्चा 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पहले आप भले मॉक टेस्ट ना करो पर प्रैक्टिस ये करो कि 3 घंटे में 180 सवाल होने चाहिए हैं। अगर घर पे 180 सवाल नहीं हो रहे तो एग्जामिनेशन में कैसे होंगे सोचो तुम। तो पहले घर पे प्रैक्टिस करो कि 180 सवाल हो बेटा। 3 घंटे रोज 2 से 5 बैठो, 3 घंटे, उसके बाद एक 4-5 दिनों के बाद मॉक टेस्ट लगाओ। समझ में आ गई बात? आप खुद से बैठो, कोई टीचर ये तुमको थोड़ी बोलेगा कि तुम भैया 3 घंटे हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हें खुद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जब भी हम 4-5 दिनों तक ये करो, 4-5 दिनों के बाद एक मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के बाद मैं हर बार आपको कहती हूँ कि टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखो कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन की ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, अगले 4 दिन उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर एक मॉक टेस्ट दो, फिर देखो कि क्या गलती हो रही है। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि हमारी यहाँ गलती हो रही है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो आपके प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम है। अगर हम एक ही टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे, पता चला मॉक टेस्ट दिया उसमें टेबल वाला ज्यादा मिल गया हम लोगों को, तो क्या होगा बेटा? होगा ये कि हमको वो बनेगा नहीं, तो हमको पता चल जाएगा भाई कि टेबल बेस हमको नहीं बन रहा है। अगले 4 दिन हम टेबल बेस बहुत अच्छे से करेंगे। तो 4 दिन पहले प्रैक्टिस करो, 3 घंटे उसी स्लॉट में टेस्ट दो, फिर उसके बाद अगले 4 दिन वो करना। गारंटी मानो, मैं सच बोल रही हूं, भगवान कसम खा रही हूं, ये टिप्स आपके जीवन का सबसे अच्छी टिप्स हो सकती है बेटा। मान लो अगर तुम, ठीक है, बार बार अपने शॉर्ट नोट्स जो तुम बनाए हो रिवाइज करो। लॉन्ग नोट्स आप बहुत कम टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते, उनको आप बैठ के 2-3 घंटे में ही रिवाइज कर पाओगे, चाहे एनसीईआरटी हो। शॉर्ट नोट्स, आज हम बैठे 15 मिनट में ही वाला शॉर्ट नोट रिवाइज किया, आज हम बैठे 15 मिनट में ही वाला शॉर्ट नोट रिवाइज करो, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे। नेक्स्ट जो है, थ्योरी को आप थोड़ा सा कम समय दीजिए, प्रैक्टिस को ज्यादा समय दीजिए और खुद से प्रैक्टिस करिए बेटा। खुद से प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब के लेक्चर्स को 2x में देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब आप हाई वेटेज चैप्टर से सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनको पहले करिए। सेल वाली यूनिट बाद में करिए, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट 3rd नंबर पे करिए, है ना। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, टिश्यू, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनको करिए। ये है हाई वेटेज चैप्टर की एक रूल होता है कि ज्यादातर जो एग्जामिनेशन के लिए, मतलब अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो आपका 80% से जो टेस्ट होता है वो 20% सिलेबस से आ जाता है। बायो के लिए थोड़ा रूल अलग है कि आपका जो 60 to 70% सिलेबस है, टेस्ट है या एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, वो इस सिलेबस से ही आ जाएंगे, आप देख लो। तो ये हाई वेटेज यूनिट इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ऐसे ही पढ़कर आना है, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही शुरुआत करो। तो क्या होगा, 60 to 70% सिलेबस जो है बेटा, 60 to 70% क्वेश्चन जो है ये मात्र 30-40% सिलेबस से कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं बेटा,
कितने क्वेश्चन हम करें मैम तो हमारा काम बन जाएगा? आपको करना है टोटल 500 क्वेश्चंस, 5000 क्वेश्चन, सॉरी 5000 क्वेश्चन में एक टाइप के मत कर लीजिएगा। 5000 क्वेश्चन में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं और आपको वो कौन कराएगा? वो कराएगी आपकी शिप्रा मैम। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? आई नेवर बिलीव ऑन टू द थ्योरी आपने एक बार पढ़ लिया यार, साल भर में आपने एक आध दो बार तो पढ़ ली होगी। I never believe on theory यार, I believe in the practice. If you practice, you can succeed. If you are not going to practice, आपका सक्सीड होना बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये मैं आपको कराऊंगी ना, 25 तक रुको ना, ये बोर्ड्स वालों का पेपर हो जाने दो, ये कराऊंगी मैं आपको, 5000 से ज्यादा सवाल करा के भेजूंगी 20 दिन के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ क्या होने वाला है सेफ स्कोर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यार, सेफ स्कोर कुछ नहीं है, तू तो सिर्फ 700 प्लस के लिए पढ़, सेफ स्कोर कुछ है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है सेफ स्कोर। ठीक है, ये आपके दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए बता रही हूं, आपको 700 प्लस आपने अपनी लाइन ही आखिरी में सेट कर ली है, बिल्कुल हम फिनिश लाइन तक नंबर ला दोगे, फिर क्या सेफ स्कोर है भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, पर अगर बात करो तो मैं फिर कहती हूँ, मैंने बोला है कि अगर आपके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बेटा, इस बार रजिस्ट्रेशन थोड़े 1 लाख कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ईडब्ल्यूएस में 630, ओबीसी में 630 प्लस, 550 प्लस एससी में और 525 प्लस अगर एसटी में आ रहा है तो आपको अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2025 में इस बार जो है अपीयर कैंडिडेट 22 लाख होंगे, वो भी आपको पता है। देखो 23 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया, हम ये मानते हैं कि 20-22 लाख लोग जो है वो एग्जामिनेशन देंगे बेटा। ठीक है, क्वालिफाइड 10 से 11 लाख लोग होंगे। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ये डेटा 1 लाख कम चल रहा है, पर उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूं। अगर तुम एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो 700 के लिए तैयारी करो, 700 नंबर आ जाएंगे तो किसका कितना कट ऑफ गया, क्या क्वालिफाई हुआ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा। आई होप जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया। इस वीडियो के 3 की पॉइंट हैं, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, हाई वेटेज टॉपिक को पहले रिवाइज करके उसके हजार क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लीजिए, 2 से 5 हर दिन आप 3 घंटे प्रैक्टिस करिए, और आपको 700 के लिए तैयारी करनी है, ना कि सेफ स्कोर के लिए। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया। वीडियो के नीचे जरूर लिखिए कि क्या आप कर सकते हैं, और लिखिए यस आई कैन डू इट। और अगर आपको कोई भी परेशानी ना बेटा, मैं रात दिन मेल चेक करती हूँ, दिन रात, तो आप ना मुझे मेल कर सकते हैं, दैट इज shipra.tiwari@247.com @247.com। ठीक है, @247.com। याद रखना कि आगे बढ़ने, जब आप आगे बढ़ने लगोगे, जब आपके टेस्ट में नंबर आने लगेंगे तो लोग आपसे जेलसी करेंगे, लोगों को आपसे चिढ़ होगी, लोगों को आपसे बदलने की भावना होगी। पर याद रखिएगा कि आदमी उसी समय से सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है जब पीछे लोग उसकी बुराई करना या उसके लिए बुरी कामनाएं करना शुरू कर देते हैं। और आपको इन सब चीज़ों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हूँ मैं और हमेशा रहूंगी हर परिस्थिति में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।